दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज 15 अगस्त का दिन है, आजादी का दिन। और इस दिन को लेकर समूचे देशवासियों को इंतजार इस बात का भी रहता है कि देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सुना जाएगा, उसमें वह कौन से शब्द होंगे जो सपनों को जिंदा कर दें। उसमें वह कौन से वाक्य होंगे जो इस देश को एक धागे में पिरो दें। तमाम मुश्किल हालातों में नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो हर की आंखों में एक सपना भारत को लेकर जरूर रहा। और कितने भी मुश्किल वक्त इस देश के सामने क्यों नहीं आए हों, लेकिन एक धागे में इस देश को पिरोना है। इसका जिक्र नेहरू ने 1962 चीन युद्ध के वक्त और उसके बाद 15 अगस्त 1962 को अपने भाषण में भी किया। और जब बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी के भाषण में भी आपको उसकी महक दिखाई देगी। तमाम प्रधानमंत्रियों ने इस देश को अपने तरीके से पिरोने की कोशिश जरूर की, लेकिन लाल किले के प्राचीर के संबोधन में कभी भी वह राजनीतिक मंच नहीं बना। और वहां से वोट देने या वोट के जरिए जीतने की गुहार लगाई नहीं गई। इस देश की गौरव गाथा हर किसी ने कही, लेकिन पहली बार लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि 2024 में चुनाव के बाद वह दोबारा से लाल किले के प्राचीर से भारत की गौरव गाथा को कहेंगे। और उसके पहले जो भी शब्द उन्होंने पिरोए वह सरकार की उपलब्धियां और उसके भीतर खुद उनके होने का एहसास था। यानी 2014 के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने भारत को नरेंद्र मोदी के सपनों की तर्ज पर गढ़ा है। और ऐसे में वह गुहार लगा रहे हैं कि 2024 में वह दोबारा से आ जाएं। और शायद इसके लिए उन्होंने इस देश की जनता से गुहार नहीं लगाई, बल्कि कहीं ना कहीं अपने नारों के जरिए इस बात का जिक्र किया कि उनका आना क्यों जरूरी है। राजनीतिक तौर पर इससे पहले 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लाल किले के प्राचीर से हुआ था, लेकिन उस भाषण की कॉपी को भी उठाकर आप देख लीजिए, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि 2019 में वह आएंगे और इसके लिए जनता उनके साथ खड़ी हो जाए, उनके नारों के साथ खड़ी हो जाए और वह दोबारा यहां लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। ऐसा पहली बार शायद भारत के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्रियों के भाषण में पहली बार हुआ है। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री का भाषण बेहद लंबा था, 90 मिनट का था। और यह एक एवरेज टाइम रहा है प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का। जब हम आपसे जिक्र 2018 का कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, तो उस समय इस बात का जिक्र था कि भारत में कैसे परिवर्तन लाया गया है। और उस परिवर्तन के आसरे उन्होंने आज जिक्र बहुत साफ तौर पर किया कि 2014 जो था वो परिवर्तन का वादा था, 2019 जो था वो परफॉर्मेंस के आधार पर जनता ने उन्हें चुना था। लेकिन अब 2023 में पहले ही इस बात का जिक्र करना कि दरअसल सफलता की गौरव गाथा को कहने का वक्त आ गया है, जो 2024 में वह कहेंगे। क्योंकि वह जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो कर रहे हैं, जो किया गया है और जो आने वाले वक्त में करेंगे, वह 2047 में एक विकसित भारत का सपना उनकी आंखों में रेंग रहा है। और अगला सवाल शायद इस देश के सामने पहली बार उभर कर आया कि बीते 9 बरस में जो 25 वादे इस लाल किले के प्राचीर से किए गए और आज भी कम से कम 5 वादे तो किए ही गए, तो 30 वादों के कटघरे तले क्या प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से खड़ा किया जाए? क्योंकि एक एक वादे को लेकर बहुत सारे सवाल इस देश की जनता के बीच में है। इस देश के भीतर की महंगाई, बेरोजगारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत को आगे बढ़ता हुआ देख रही है।
उस आगे बढ़ने वाले भारत के भीतर में भारत को भारत के लोगों के जरिए मत देखिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कोरोना काल के बाद खड़ा हुआ है, उस नजरिए से देखना शुरू कीजिए और अपनी तमाम पीड़ा को भूल जाइए। ऐसी परिस्थितियों के भीतर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण, तो आइए एक एक पन्ने को पढ़ने से पहले उस शब्द को सुन लें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर किया कि 2024 में सफलता की गाथा बताने के लिए वह आएंगे और जनता को साथ उनके खड़े होना होगा। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो क्या सफलता की गौरव गाथा 2024 में प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कह नहीं पाएंगे? क्योंकि अपने भाषण में लगभग 6 बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों के साथ आने वाले वक्त में खुद वो प्रधानमंत्री रहे, इसको लेकर संबोधित जनता को किया, इस देश को किया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किया। और जब वो सफलता की गौरव गाथा का जिक्र कर रहे थे तो उससे पहले जितने वादे इसी लाल किले के प्राचीर से बीते 9 वर्षों में किए गए, उन उपलब्धियों को प्रधानमंत्री ने बताने से रोक लिया। रोका नहीं, बल्कि उसे रेड कारपेट तले छुपा लिया और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत की मौजूदगी का एहसास समूचे देश को कराना चाहा। यानी इस देश के भीतर के हालात कैसे हैं, इस पर उंगली रख पाने की स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं थे। G20 का जिक्र भी 4 बार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वर्ल्ड पावर किस रूप में शिफ्ट हो रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना काल के बाद की परिस्थिति ने इस दौर में जियोपॉलिटिकल परिस्थिति में भारत को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, इसका भी जिक्र था। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री इस देश के भीतर में इसी लाल किले के प्राचीर से जितने वादे जिस रूप में किए गए, उनकी स्थिति क्या है, अगर एक एक लाइन भी उस पर सुनिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा कि यह एहसास क्या बीजेपी के भीतर भी समा चुका है कि 2024 में वापसी नहीं होगी। तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अलख जगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक तौर पर लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण को तब्दील कर दिया। क्योंकि एक के बाद एक उपलब्धियों को परखने से पहले हमें लगता है उन पन्नों पर जाइए जहां पर 25 घोषणाएं बीते 9 बरस में की गई और इस बार भी 5 घोषणाएं कर दी गई। पुरानी घोषणाओं के भीतर जाइएगा तो हर घर शौचालय, जनधन योजना और तीसरा आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना की क्या स्थिति है, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब कोई सांसद गांव को गोद ले पाने की स्थिति में नहीं और इससे पहले जो गोद लिया था उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की स्थिति में नहीं। फिर आइए उसके बाद 2015 में स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना, 1 रैंक 1 पेंशन। बताने की जरूरत है क्या? क्या स्थिति इन आदर्श ऐलानों के साथ हुई थी? 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रगति प्रोजेक्ट यानी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कैसे रवानगी लाए जाए, यह भी ऐलान था। और ई नाम प्रोजेक्ट था जो किसानों से जोड़ा गया। इन तीनों परिस्थिति इस देश के भीतर क्या है, इसे परखने की जरूरत है क्या? उसके बाद याद कीजिए 2017 में जम्मू कश्मीर समस्या को सुलझाना, 370 को हटाने की परिस्थिति में सरकार बढ़ गई। ये बड़ी सफलता थी। गैलेंट्री अवार्ड जो था उसको वेबसाइट के जरिए डालने का भी ऐलान था और जेम पोर्टल भी बनाया गया, इसका भी जिक्र था। और जब 2018 का भाषण था, जो भाषण पॉलिटिकल तौर पर होना चाहिए था, उसमें आयुष्मान भारत का जिक्र था, गगनयान मिशन का जिक्र था, ग्राम स्वराज अभियान का जिक्र था। लेकिन 2018 का भाषण 2019 के लिए वोट मांगने वाला भाषण नहीं था।
और 2019 में जब चुनाव जीत कर आए तो जल जीवन मिशन था, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र था और 2019 में भी भारत 5वें नंबर पर था और आज भी भारत 5वें नंबर पर है। चीफ ऑफ डिफेंस का भी जिक्र किया गया था 2020 में, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जिक्र, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र, भारतीय प्रोजेक्ट हर गांव इंटरनेट से जुड़ेगा इसका जिक्र था। 2000 खास तौर से 2020-21 का साल था, कोरोना के तहत था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का वादा किया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया, सैनिक स्कूल में लड़कियों के एडमिशन का जिक्र किया और पिछले बरस 163 बरस पुराने आईपीसी सीआरपीएस को बदलने का जिक्र, इंडियन आर्मी के ध्वज को इंडियन नेवी के ध्वज को बदलने का जिक्र, राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का जिक्र, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के बदले नेताजी की मूर्ति हटाने का जिक्र। सांकेतिक तौर पर लोगों से जुड़े हुए ऐलान और सांकेतिक तौर पर इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीजों को बदलने का ऐलान, इन दो खाकों के बीच 2023 का भाषण अगर आप खड़े खुद को करना चाहते हैं तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ मुश्किलें उनके सामने खड़ी हैं और उन मुश्किलों के बाद ही उन्होंने 2024 में खुद को लाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, लेकिन उसके साथ सहयोग संस्थाओं का चाहिए, नागरिकों का चाहिए, परिवारों का चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुश्किल हालात हैं, राजनीतिक तौर पर 3 नारे जो पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसका जिक्र भी खुले तौर पर, और जनता को साथ लाने के लिए अलग अलग खाके में वह युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, पासमानदा समाज हो, सभी का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने भाषण को एक लिहाज से पिरोया। लेकिन कहीं ना कहीं आहट इस देश के भीतर की मुश्किल हालातों को लेकर प्रधानमंत्री को चुभ रही थी, इसीलिए भाषण की शुरुआत में ही मणिपुर का जिक्र उन्होंने कर दिया और मणिपुर के ऊपर फिर से उन्होंने सिर्फ 4 लाइनें यह कहकर कही कि पिछले कुछ सप्ताह विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से शांति है और देश यानी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहां शांति स्थापित कर देंगे, दोनों साथ मिलकर रहेंगे और इसके बाद 1000 पुराने साल के गुलामियों की परिप्रेक्ष्य में सोने की चिड़िया जब भारत होता था, उसको जिक्र करते हुए एक लंबी छलांग उन्होंने अतीत के झरोके में लगा दी और इस अतीत के झरोकों को भी 2014 के उस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां यह कहा गया कि दरअसल पहली बार यानी एक लंबे वक्त के बाद 2014 में जो जनादेश आया वह एक मजबूत और स्थिर सरकार को देने को लेकर आया, क्योंकि बीते 30 बरस में इस देश में बहुत अस्थिरता थी और मोदी सरकार और बार बार खुद का नाम लेकर अपने साथ इस देश को जोड़ने का जो प्रयास हो रहा था, उसमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का जिक्र पता नहीं क्यों हर जहन को आ ही गया होगा, क्योंकि मेरे होने का मतलब, यानी प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, मोदी के होने का मतलब स्थिरता है, शांति है, विकास है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय है, रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, परफॉर्म है। और इस पूरी प्रक्रिया के जरिए उन्होंने अपने जो रिफॉर्म की स्थिति थी और उसमें नौकरशाही को साथ लाकर खड़ा किया, इस देश के संस्थानों को लाकर खड़ा किया। तो एक क्षण के लिए पहली बार इन भाषणों को सुनते वक्त आपके जहन में 3 सवाल रेंगने लगेंगे। जो इंस्टीट्यूशन इस दौर में राजनीतिक सत्ता के दायरे में है और जिसको लेकर इस देश में सवाल है, डेमोक्रेसी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कि चेक एंड बैलेंस कर पाने की स्थिति में भारत की नौकरशाही क्यों नहीं आ पा रही है, संस्थान क्यों हाशिए पर चले गए हैं, या नौकरशाही को सत्ता के लिए ही काम क्यों करना पड़ता है, उसको भी अपने साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही बारीकी से अपने साथ खड़ा किया और बताया कि नौकरशाही साथ रहे तो क्या कुछ हो सकता है, और यही वो परफॉर्मेंस होती है। उन्होंने रिफॉर्म का सोचा, नौकरशाही ने परफॉर्म किया और भारतीय समाज ट्रांसफॉर्म कर गया।
हालांकि आज इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की स्थिति में सरकार क्यों आ गई। इस बात का जिक्र नहीं किया कि लोगों की जो आय है वो इस दौर में कम क्यों हो गई। कम से कम इस देश के 80-90 करोड़ लोगों की आय कम हो गई है। इस देश के भीतर में मजदूरों की जो तादाद थी उनके लिए रोजगार नहीं बचा है, इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन सरकार की उपलब्धियों के खांचे तले जब उन्होंने रखना शुरू किया तो बताया कि दरअसल हमारी तिजोरी से खजाना भरा पड़ा है और उस खजाने के जरिए पहली बार राज्य सरकारों को 100 लाख करोड़ तक दिया जा रहा है, जो कि 2024 में सिर्फ 30 लाख करोड़ दिया जाता था। 16 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र से अभी भी पूरा पैसा ना मिल पाने की वजह से गुहार लगा रहे हैं और 18 राज्य ऐसे हैं जिनको रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, उसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आंकड़ों के खेल में माहिर है और आंकड़े उनके खुद के होते हैं और आंकड़ों के जरिए वह जिस चकाचौंध को परोसते हैं वो राजनीतिक भाषण में तब्दील हो ही जाता है। और लाल किले के प्राचीर से आज यही हो गया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि स्थानीय निकाय तक को 3 लाख करोड़ दिए जाते हैं, जो पहले सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे। स्थानीय निकायों के भीतर से सवाल अब भी उठ रहा है कि उनके पास बजट नहीं है, पैसे की कमी है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने आंकड़े बताए। गरीबों के लिए घर 90,000 करोड़ इससे पहले दिए जाते थे, अब 4 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं। गरीबों के घर का जो टारगेट है वह सिर्फ 32% पूरा हो पाया है, बाकी टारगेट पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। यूरिया सस्ता हो गया, 300 रुपए मिलने लगे और इस परिस्थिति में 10 लाख करोड़ की सब्सिडी वह दे रहे हैं, जो आंकड़ा गलत है। जितनी सब्सिडी सरकार के जरिए दी जा रही है और यूरिया की जो स्थिति इस देश के भीतर में है, उसका दर्द किसानों के साथ जुड़कर देख लीजिए, समझ जाइएगा यह खेल क्या है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो पैसा बांटा और स्वरोजगार का जिक्र किया, यह एक अद्भुत है कि लाल किले के प्राचीर से 8 करोड़ लोगों ने स्वरोजगार पैदा कर दिया मुद्रा योजना के जरिए और 1 और 2 लोगों को नौकरियां भी दे दी। यानी अगर एक ही लोगों को नौकरी दी तो मान लीजिए कि लगभग 16 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के दायरे में लाकर समेट दिया गया। लेकिन सच यह है कि 2014 में अगर 51 करोड़ लोगों के पास असंगठित क्षेत्र में और स्वरोजगार की स्थिति थी, तो आज वो घटकर 41 करोड़ में आकर सिमट गया है। यानी रोजगार कम है, असंगठित क्षेत्र तक में रोजगार कम है, तो स्वरोजगार की परिस्थिति कितनी नाजुक होगी ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि उन्होंने जिक्र एमएसएमई का भी किया कि 3.5 लाख करोड़ दिया, जबकि इस दौर में लगभग 13,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। यानी जिस जिस क्षेत्र में जो जो लोग काम कर रहे होंगे उनके भीतर एक सवाल होगा कि ये हमारी उपलब्धियों को परोसते तो हैं, लेकिन उस उपलब्धियों के पीछे का जो दर्द है उसको बताने से चूक क्यों जाते हैं और हर बात एक तमगा हमारी छाती पर यह कहकर गाड़ देते हैं कि मोदी है ना। यह है राजनीतिक भाषण की एक तस्वीर। 1 रैंक 1 पेंशन, इसको लेकर आवाज जो है, इस देश में पुरानी पेंशन को लेकर जो आवाज है उसका जिक्र नहीं करके आंकड़ों का जिक्र कि 70,000 करोड़ रुपया कहां दिया, 2 लाख करोड़ रुपया कहां दिया और हर क्षेत्र में पहले पैसा नहीं दिया जा रहा था, अब बाखूबी पैसा दिया जा रहा है। और बोलते बोलते वो कह भी गए कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से उन्होंने उबार लिया है। जबकि सच ये है इस देश के भीतर का कि लगभग 30 करोड़ लोग और गरीब हो गए हैं। इस देश का जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में आ गया है और सरकार के पास इसके आंकड़े ना हो ऐसा नहीं है। पेंशन का पैसा निकाल कर जीने वालों की तादाद इस देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की हो चली है। तो ये कौन सी परिस्थिति के भीतर राजनीतिक भाषण लाल किले के प्राचीर से दिया जा रहा है। अब इसके भीतर और झांकिएगा तो हमें लगता है कि जो जो वेलफेयर योजनाओं का जिक्र सरकार की तरफ से हो रहा है उसमें एक नया ऐलान विश्वकर्मा योजना की शुरुआत का सरकार ने आज ऐलान किया कि 15,000 करोड़ रुपए उस पर लाएंगे और उसके दायरे में राजमिस्त्री भी आएगा, जो बाल काटने वाला है वह भी आएगा, जो कपड़ों को धोता है धोबी वह भी आएगा। यानी हर तरीके से सबको जोड़ा जाएगा। लेकिन
इससे पहले जो रेहड़ी वालों से लेकर सबको जोड़ा गया है, उनकी माली हालत क्या है और उनके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, जो सरकार बताती है, क्या उससे उनके जीवन में सुधार आया है या वह भी 5 किलो अनाज के दायरे में आकर उनकी जिंदगी सिमट गई है। दिल्ली के भीतर भी सब्जी बेचने वाले की आंखों से आंसू और आंसू छुपाने की जद्दोजहद छुपी नहीं है, वह भी तो कैमरे के सामने इस दौर में आ ही गई। महंगाई चरम पर है, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय महंगाई से जोड़ा गया। बेरोजगारी को लेकर और सप्लाई चेन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जोड़कर इस बात का जिक्र हुआ कि दरअसल हम महंगाई भी इस दौर में आयात कर रहे हैं। जहां जहां देश के भीतर की परिस्थितियों को छूने की जरूरत थी, लोगों के मर्म के साथ जुड़ने की जरूरत थी, जहां उनके सरोकार नजर आने चाहिए थे, वहां वहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने से प्रधानमंत्री नहीं चुके। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप हकीकत से भागते हैं तो उसके लिए ढाल ऐसे अदृश्य ताकतों का बनाते हैं जो कि मौजूद होता नहीं और दिखाई ना दे, लेकिन उसकी गूंज कहीं सुनाई दे रही हो। इस आधार पे लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण, हमें लगता है कि आप नेहरू के 17वें भाषण को सुन लीजिए, इंदिरा के 16वें भाषण को सुन लीजिए, मनमोहन सिंह के 10 भाषण को सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 भाषण को सुन लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी के 5-5 भाषणों को सुन लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री के 2 भाषणों को सुन लीजिए। आपको ऐसा राजनीतिक भाषण नहीं सुनाई देगा जहां पर राजनीतिक नारों का खुला ऐलान हो, जनता से अपने वोट ना मांगने की दिशा के साथ अपने साथ खड़े होने का ऐलान हो और परिवारजनों के शब्द के साथ इस एहसास को जगाने की कोशिश हो कि अगर हम नहीं होंगे तो दोबारा वो परिस्थिति आ जाएगी जिस परिस्थिति से 2014 में इस देश को आप ही ने निकाला था बहुमत देकर। एक ऐसी लकीर लाल किले के प्राचीर से क्या वाकई खींची जा सकती है जो कि किसी राजनीतिक भाषण में तब्दील किसी प्रधानमंत्री को कर दे? हो चुका है, यह परिस्थिति आ चुकी है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर में जो नल से जल या पानी का सवाल था, उसके पीछे विश्व बैंक का पैसा और वर्ल्ड बैंक की इच्छा और आईएमएफ का पूरा प्रोजेक्ट है। भारत के भीतर ग्रामीण सड़कों के लिए जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पूरी योजना है, तमाम योजनाएं जो इस दौर में लाई गई, आपको जानकर हैरत होगी कि 72% ऐसी योजनाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पैसे पर चल रही है। और इस दौर में हमारा कर्ज यूं ही लगभग 155 लाख करोड़ नहीं पहुंचा है, जिसको लौटाना भी होगा। इस दौर में नहीं तो अगले वक्त में, अगले वक्त में नहीं तो उसके बाद के प्रधानमंत्री में। लेकिन इस परिस्थिति को कौन बताए और क्यों बताए? किसान सम्मान निधि के लिए 2.5 लाख करोड़ का देना, पानी पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, आयुष्मान योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए देना, पशुधन के लिए 15,000 करोड़ रुपए देना, वरिष्ठ नागरिकों को जन औषधि केंद्र के जरिए उनका 20,000 करोड़ रुपए बचा देना। सुनने में सब अच्छा लग सकता है, लेकिन किसी एक वरिष्ठ नागरिक से पूछिए, अब रेलगाड़ी में रियायत है क्या? या उनको जो रियायत पहले होती थी वो मौजूदा वक्त में है क्या? क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो चला है जहां हर पहली परिस्थिति उसके लिए बेहतर लगने लगती है? और यही जिक्र अगर आप 2013-14 का भाषण प्रधानमंत्री मोदी का सुनिएगा तो वो कहते थे, मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन ही बेहतर था। यह उनके भाषण का हिस्सा है और 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आकर खड़ी हो जाए जिस देश के भीतर में बैंकिंग सिस्टम हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन की पूरी कतार हो, इस देश के भीतर में रोजगार पाने की परिस्थितियां हो, हायर एजुकेशन के बाद डिग्रियां हाथ में लेकर करने की चर्चा हो, मिलीनियर और बिलीनियर के सामने बिजनेस का संकट हो। ये सारी परिस्थिति इस दौर में नाजुक क्यों हो गई है? सरकार जवाब नहीं देगी, वह आंकड़ों के जरिए उलझाना चाहेगी और राजनीतिक भाषण तले जिस आखिरी शब्द का वो इंतजार करती है कि यह भारत है, ना थकता है, ना हाफता है, ना हारता है। और शायद भारत नहीं हारा है। यही वो संदेश है कि यकीनी तौर पर भारत हारता नहीं है, क्योंकि हारता हुआ भारत हांफने और थकने वाले की परिस्थिति से आगे खड़ा होता है। इसीलिए हर 5 बरस के बाद राजनीतिक तौर पर इस देश की जनता को चुनने का मौका मिलता है, वह इस लोकतंत्र को
कैसे देखना चाहती है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की 2024 में आने की गुहार और दावा, दोनों के बीच इस देश की जनता खड़ी है कि 2024 में वह क्या देखना समझना चाहती है, या राजनीतिक तौर पर लाल किले के प्राचीर को भी उस मंच में तब्दील कर दिया जाए जहां पर भाषण चुनाव जीतने का हो, चुनाव जिताने के गुहार का हो और नारों के जरिए इस देश की जनता के वोट को समेटने का हो। तो फिर 15 अगस्त का दिन क्या इसी नाम कर दिया जाए, या गर्व किया जाए आज़ादी के साथ, आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के बाद के उस भारत के सपने का, जिसको लेकर इस देश के हर दिल के भीतर कहीं ना कहीं यह एहसास है कि 15 अगस्त का मतलब और लाल किले के प्राचीर से दिए हुए भाषण का मतलब यह नहीं होता है जो आज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं और बधाई स्वतंत्रता दिवस के मौके की।